મારી પાછળનું સફેદ બેકગ્રાઉન્ડ તમને એ સમજાવશે કે હું કોઈ ડૉક્ટરની ચેમ્બરમાં બેસી છું અને આપણી સાથે ડૉક્ટર ધીરજ જૈન છે. એમની પાસેથી આપણે સમજવું છે કે ઘૂંટણ આટલી બધી ચર્ચાનો વિષય કેમ છે. કોરોના પછી અનેક સમસ્યાઓ માણસ ફેસ કરી રહ્યો છે. હાર્ટ અચાનક કોલેપ્સ થઈ જવુંથી લઈને હિપ રિપ્લેસમેન્ટ સુધીની અચાનક બહુ બધી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. થોડા સમય પહેલાં યુવાનો જે શબ્દોને જાણતા પણ નહોતા, સાંભળતા પણ નહોતા, એ બધા વિષયો પર એમણે કામ કરવું પડે છે અને એટલે જ આપણે થોડા વિસ્તારથી સમજીએ कि થઈ શું રહ્યું છે આ માણસના શરીર સાથે. डॉक्टर धीरज जैन, आपका बहुत स्वागत है और सबसे पहले ये समझना है कि आपके पास क्या अब यंग पेशेंट भी आने लगे हैं अपनी समस्याओं को लेकर? बिल्कुल उसका कारण एक तो हमारी फूड हैबिट्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यंग जनरेशन है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज, आउटडोर गेम्स बंद हो गए हैं। तो उसकी वजह से जो भी पेशेंट हमारे पास में अभी आते हैं वो क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज, इंडोर गेम्स टीवी पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, मैकबुक या इस पे खेल रहे हैं। तो जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो रूम में कर रहा है। तो हमारे को नए युवा महिलाओं को, बच्चों को ये जानना ज़रूरी है कि आउटडोर एक्टिविटी मस्ट है। यदि आप एक्टिविटी करेंगे तो बोन्स स्ट्रॉन्ग होगी, मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी, और उसके लिए गेम्स एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उनका फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स में आपका जो लाइफस्टाइल में चेंजेज हो रहा है, लेट नाइट तक आप फिर आजकल फूड हैबिट तो ऐसी हो गई कि आप ऑर्डर करो और इमीडिएटली आपको 30 मिनट्स में सर्विस मिल जाएगा। तो ये मेजर इश्यू आ रहा है। तो फ्रेश फूड जो अपनी इंडियन का मेन ट्रेडिशन था, फ्रेश मील, तो वो न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ में वो तो अभी ऑलमोस्ट नील हो रहा है। तो पिज़्ज़ा, बर्गर या जो भी आपने जंक फूड बोलो, वो सब हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत गड़बड़ हो रही है। तो ये मेजर इश्यू आ रहा है। तो उसकी वजह से आपको बाकी डिजीजेज को हम इनवाइट कर रहे हैं, लाइक ओबेसिटी। एक ज़माना था जब मैं न्यूयॉर्क में था या यूके में था, तो वहाँ देखता था कि बच्चों में ओबेसिटी ज़्यादा है। उसका कारण उनका फूड हैबिट्स था, उनकी लाइफस्टाइल थी। वो लाइफस्टाइल आज की डेट में इंडियंस बच्चों में भी होने लगी है, और उसके कल्प्रिट हमारे पेरेंट्स और हम सब हैं। नहीं, तो मुझे एक बीच में इससे अपार्ट एक सवाल ये है कि अगर बच्चा गोलू मोलू हो तो हम तो ऐसे बोलते हैं कि ये तो कितना प्यारा और गोला मोला बच्चा है. तो नहीं, एक वो देखिए एकदम छोटा बच्चा है, गोलू मोलू है, वो तो ठीक है, लेकिन एक ओबेसिटी होती है ना, वो तो रॉन्ग है। ओबेसिटी होना मतलब हर तरीके से गड़बड़ है। वो सभी बीमारियों को, डायबिटीज़ को इनवाइट करेगा, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगा, और उसके साथ साथ वज़न ज़्यादा होगा तो घुटने की प्रॉब्लम भी उसको अर्ली एज में आ जाएगी। ये सारी प्रॉब्लम्स, मोटापा तो मेजर इश्यू है। उससे यदि डायबिटीज़ होगी तो डायबिटीज़ है तो और आपको प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो घुटनों में कैसी कैसी समस्याएं आती है? घुटने में देखिए, यदि आप लैक ऑफ एक्सरसाइज, जैसे हमारी बात हो रही थी, यदि एक्सरसाइज कम कर रहा है बंदा तो हड्डियां कमज़ोर होगी। हमारे पेशेंट्स होती है वो 70 to 80% फीमेल्स होती है, और उसका सबसे बड़ा कारण है इंडियन सिनारियो में, फीमेल्स है वो ना तो सनलाइट में एक्सपोजर है, ना एक्सरसाइज करती है, ना योगा प्राणायाम करती है, ना वो वॉकिंग के लिए जाती है। तो यदि आपकी एक्टिविटी लेवल कम है तो डेफिनेटली बोन्स तो वीक होगी ना। आपका विटामिन डी का एक्सपोजर ही नहीं है, कंज्यूम कैसे करेगा बॉडी? तो ना हम एक एज के बाद में सप्लीमेंट्स लेते हैं, ना डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो ये अनदर इश्यू है हमारे सिनारियो में। तो ये सारे कॉजेस हुए, लेकिन अगर मुझे कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो पता कैसे चलेगा? देखिए, पता के लिए तो आपका सबसे बड़ा कारण हमारा खुद का नी का प्रॉब्लम है। गेट पैटर्न चेंज हो जाएगा, वॉकिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी। यदि मेरे को 5 किलोमीटर चलना है, 4 किलोमीटर चलना है, या वॉक पे जाना है, या स्टेयर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन करना है, तो सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा वो। तो उसको लगेगा कि नहीं, मेरे को कुछ कहीं लॉकिंग सेंसेशन है, कहीं दर्द हो रहा है, मेरा पैटर्न बराबर नहीं है। या फीमेल्स यूजुअली ऐसे कंप्लेन करती है कि मैं 2 घंटे खड़ा रहना चाहती हूँ, किचन में तो खड़ी नहीं रह पाती हूँ।
तो ये एक आपके प्रॉब्लम्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेशेंट खुद बोलने लग जाता है कि नहीं मेरे को। यंग जनरेशन में क्या होता है कि आज की डेट में जैसे बच्चों की हम बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्कूल बैग्स का वज़न, उसकी वजह से बैकएक बढ़ने लग गया बच्चों को। और अनदर प्रॉब्लम है ओबेसिटी, जो हमने डिस्कस किया, तो बच्चों में ओबेसिटी इज़ अ मेजर इशू। तो उसके लिए हमें गेम्स, योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज ये रेगुलर बेसिस पे लाइफस्टाइल में डालना पड़ेगा। नॉट इंडोर गेम्स, गेम्स का मतलब है आउटडोर जाके खेलना। हाँ, यस यस। बच्चों को खेलना पड़ेगा, उनके साथ बाहर जाना पड़ेगा, जो मैदान गायब हो गए हैं उनको फिर से जिंदा करना पड़ेगा, और मोबाइल से बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा। ट्रीटमेंट पर आते हैं, क्योंकि जैसे ट्रीटमेंट का सुना, आपकी भी कुछ पेटेंट ट्रीटमेंट है, वो क्या है, कैसे काम करती है, क्या काम करती है? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, वो ट्रीटमेंट में आता है प्रिवेंशन। तो जैसे हम बात करते हैं कोई भी डिजीज की शुरुआत होती है, तो उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या डिले कैसे कर सकते हैं। हाँ, ट्रीटमेंट पार्ट का सबसे पार्ट हम 3 में डिवाइड करते हैं। तो सर्जिकल पार्ट को तो भूल जाओ, हम लोग क्या कि सबसे पहले सर्जरी का सोचते हैं। सर्जरी इज़ नॉट ए सॉल्यूशन इन बिगनिंग। बिगनिंग में आपको पहला, जैसे आपका लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल को आप कैसे चेंज कर सकते हो, फूड हैबिट्स कैसे चेंज कर सकते हो, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना है वो आपको देखना है। और यदि बहुत ही शुरुआती दौर में यदि घुटने की आर्थराइटिस हो रही है या कूल्हे की आर्थराइटिस हो रही है, तो वो आपका अपना लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा। ओबेसिटी है तो उसको चेंज करना है। अब आती है कि बात में कि उसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो, लुब्रिकेशन की मेडिसिन्स अवेलेबल है, जो नॉट ए मेडिसिन, इट्स ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। वो सप्लीमेंट्स आप ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका लुब्रिकेशन शुरू हो सकता है। फिर आता है कि भाई आपको कैसे उसको प्रिवेंट करना है और डिले कैसे करना है, तो उसमें आप फिजियोथेरेपी ऐड कर सकते हो। फिजियोथेरेपी में ऐसा है कि उसमें वो जो भी थोड़ी बहुत साइनोवाइटिस हो रही है या अपन कह सकते हैं घुटन के अंदर सूजन आई है, तो उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। यदि उससे भी रिलीफ नहीं आता है, मॉडरेट और एडवांस आर्थराइटिस है, देन यू कैन कंसल्ट टू योर ऑर्थोपेडिशियन और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, जो भी आपका नियर बाई सर्जन अवेलेबल है, तो उनसे डिस्कस कर सकते हो कि मेरे को क्या करना है। तो उसके अंदर आता है कि भाई आप स्पोर्ट शूज़ पहन सकते हो। आपका जो, क्योंकि आपका वेट है उसको जंपिंग के लिए वेट, क्योंकि हम ऑल द टाइम हार्ड सरफेस पे हिट करते हैं, तो रिबाउंस फोर्स से आपका नी डैमेज होता है। तो कोई भी चीज़, आपका वजन है, समझ लो 80 केजी वजन है, 80 केजी वेट, आपका पैर जैसे ही हार्ड सरफेस पे गिरेगा उतना ही रिबाउंस फोर्स होगा। रिबाउंस फोर्स से आपका नी डैमेज होगा। तो रिबाउंस फोर्स के वजह से जब डैमेज होता है, तो उसमें सबसे बेस्ट है कि आपका शू वियर, जूते कितने बढ़िया पहनते हैं, कितने अच्छी क्वालिटी के शूज़ पहनते हैं। और उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख के शूज़ बाय करने हैं। अच्छा। हाँ, यस, क्योंकि एक प्लास्टिक और रबर की एक उम्र होती है, और उसी रबर की उम्र के साथ में ही आपको शूज़ बाय करना चाहिए। सेकंड और थर्ड सेल में शूज़ कभी बाय नहीं करने चाहिए। तो और लड़कियों को ज्यादा हिल्स मतलब नहीं पहननी हील्स, चाहिए? हील्स तो देखिए आप पार्टी में थोड़ी देर पहने तो ठीक है, अदरवाइज नी का जो बायोमैकेनिक्स है, हिप, नी और एंकल का एक्सिस बनता है, वेट वियरिंग एक्सिस, वो एक्सिस डिविएट हो जाता है हील की वजह से, और उसकी वजह से आपको नी पे प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो ठीक है, शॉर्ट टाइम में आप कोई पहनते हो तो कोई डोंट माइंड, लेकिन लॉन्ग टाइम में मैं तो हमेशा एक सजेशन देता हूँ, पार्टी में जाते हो तो सिर्फ पार्टी के टाइम पे पहनिए, और गाड़ी में आपको स्पोर्ट शूज़ रखिए। जैसे ही वहाँ से निकलते हो आप अपना स्पोर्ट शूज़ पहन लीजिए, ताकि आपको वहाँ से पार्किंग तक वॉक करना है या बाकी जगह वॉकिंग के लिए आपको स्पोर्ट शूज़ अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यंग फीमेल्स में जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ने लगी है, तो उसमें ये सबसे स्पोर्ट शूज़ भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि हम उसको डिले कर सकते हैं। क्योंकि गाँव में तो महिलाएं शूज ही नहीं पहनती, स्पोर्ट्स शूज छोड़ दीजिए, वहां पे तो वो सिर्फ चप्पल पहनती है।
देखिए गाँव में पहले ठीक था क्योंकि गोबर के आंगन होते थे, तो वो आपका फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता था। अब है सब जगह हार्ड सरफेस आ गई, किचन आ गया, वो स्टैंडिंग आ गया। वो अनदर प्रॉब्लम है, किचन आपका लंबे समय तक किचन में खड़े रहना। पहले किचन था वो सिटिंग था आपका, ट्रेडिशनल अपन कहीं पे भी गांव में जाएंगे बैठ के खा, तो अभी बैठ के है नहीं, खड़ी रहती है महिलाएं, तो रहती है तो लॉन्ग स्टैंडिंग शुड बी अवॉइडेड। लंबे समय तक आपको एक जगह पे खड़ा रहना नहीं चाहिए, आपका नी का मूवमेंट होता रहना चाहिए। उससे क्या होगी कि मसल्स भी चलेगी और एक जगह प्रेशर नहीं गिरेगा। पॉइंट प्रेशर बनते ही वहाँ पे वेट बेरिंग जोन पे, घुटने का मॉडल पे दिखाऊं तो यहाँ वेट बेरिंग जोन होता है और इसके ऊपर आपका आर्थराइटिस का प्रेशर आने लग जाता है। तो ये प्रेशर गिरेगा तो आपका नी का प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो हमें मूवमेंट करते रहना बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट करोगे तो आपका प्रेशर में एक जगह डैमेज नहीं होगा। तो यदि आप किचन में भी खड़े रहते हो तो आपको वहाँ चेयर रखना चाहिए। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ जिनको भी नी की प्रॉब्लम है, यार यदि आपको खाना बनाने के लिए 4-5 घंटे खड़ा रहना है तो जितनी देर बर्नर पे काम करती हो उतनी देर ही आपको खड़ा रहना, बाकी टाइम आप बैठ जाइए, बैठ के काम कीजिए। और जहाँ तक होगा स्टेयर क्लाइंबिंग को अवॉइड कीजिए। जिनका भी घर 2-3 तल्ले होता है या ज़्यादा स्टेयर अप एंड डाउन करना होता है तो ट्राई कीजिए कि उसको मिनिमाइज करें, जिनको नी आर्थराइटिस है। अदरवाइज देर इज़ नो प्रॉब्लम, आप एक्सरसाइज के लिए स्टेयर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन कर सकते हो, लेकिन जिनको नी की प्रॉब्लम है उनको ये चीज़ें ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि घर में लोग जो जहाँ 8 से 10 घंटे रहते हैं वहाँ शूज़ नहीं पहनते हैं, तो घर के लिए अलग शूज़ रखिए। अपन क्या करते हैं कि शूज़ बाहर निकाल देते हैं। घर से बाहर निकलने के लिए ही यूज तो अपने को घर के अंदर स्पोर्ट शूज़ यूज़ करो या अच्छी स्लीपर्स यूज करो जिसका नरम हो, एकदम सॉफ्ट एंड स्पंजी स्लीपर्स। तो उससे क्या होगा कि आपका नी हिप डैमेज, अच्छा इवन स्पाइन भी, कमर दर्द भी जिनको रहता है उसको भी इससे फ़ायदा होगा। हाँ जी। तो और दूसरा बैठने की पोजीशन कुछ मैटर करती है, क्योंकि जैसे आपने चलने का बताया कि उससे होता है, तो जो लोग ज़्यादातर ऑफिस में काम करते हैं, बैठे रहते हैं, उनकी पोजीशन से कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल, जो पॉस्चरल प्रॉब्लम हो रही है, जो भी ऑफिस में लॉन्ग सिटिंग है 8 से 10 घंटे, उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखिए मैं अभी बैठा हूँ तो ये बैक पूरा मेरा टच है यहाँ पे, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप सिटिंग है और ऐसे बैठे हैं और तो ये बेकार है। यदि इसके बीच का डिस्टेंस है तो आपके कम बैक है वो अनसपोर्टेड है फॉर लॉन्ग टाइम। आप कंप्यूटर पे काम करते थे, ऐसे काम करते हैं तो आपका बैक रेस्ट नहीं रहता है। तो ऑलवेज बैक को रेस्ट मिलना ज़रूरी है। आपका सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बैक सपोर्टेड रहना चाहिए। और इसमें एक जो मैं एक्सरसाइज यूजुअली बताता हूँ वो एक्सरसाइज इन बिटवीन आपकी गर्दन की प्रॉब्लम और बैक की प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ लॉन्ग टाइम यूज़ अपना डेस्कटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल, ये मेजर इश्यू आ रहा है। कौन सी अपने को गर्दन की एक्सरसाइज में एक ये एक्सरसाइज है, खींच के रखना, ये ये आप, हाँ वेरी गुड, इसको होल्ड रखना है, वहाँ पीछे ले जाके होल्ड करना, ऐसे होल्ड करके रखना है, कम से कम 20 सेकंड तक होल्ड रखना है। तो आपको ये एक्सरसाइज हम यूजुअली करते नहीं, इससे वर्टिब्री का जो ट्रांसलेशन मूवमेंट होता है उससे वर्टिब्री को होल्ड करने वाले लिगामेंट स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपकी गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन का मूवमेंट अच्छा रहेगा। यदि अपन गर्दन के मूवमेंट नहीं करेंगे तो हम कहते हैं हम तो कंटिन्यूस बुक पढ़ रहे हैं, तो ये फ्लेक्शन इंजरी है, ये सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि हम डेस्कटॉप पे भी काम ऐसे ही कर रहे हैं, लैपटॉप पे भी मतलब मैक आप कुछ भी आईपैड पे काम कर रहे हैं या मोबाइल पे काम कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग मोबाइल पे मैक्सिमम काम कर रहे हैं आज की डेट में, क्यों डिजिटल इंडिया हो गया तो। लेकिन अब हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम इनके प्रिवेंशन मेजर्स, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे को क्या क्या एक्सरसाइज ज़रूरी है। उसमें सबसे बड़ी एक्सरसाइज है
वो गर्दन की और बैक की एक्सरसाइजेज। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप 1 आवर एक 60 मिनट का शेड्यूल बनाएं, जिसमें हमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हर किसी बंदे को इन्वॉल्व करना चाहिए। एक्सरसाइजेज, सिंपल एक्सरसाइजेज, मैं एक बोलता हूँ, सूर्य नमस्कार कर लीजिए 10 टाइम्स सूर्य नमस्कार, सबसे अर्ली मॉर्निंग, कभी भी करो जब मूड हो, लेकिन 10 सूर्य नमस्कार किया तो आपके बैक का रोटेशनल मूवमेंट, एक्सटेंशन एक्सरसाइज, जितनी एक्सटेंशन कर सकते हो। और मैं कहता हूँ कि जब भी आप रात में बैठे हो तो तारे देखें ज़रूर। तो स्टार्स को आप देखोगे तो ऊपर देखना पड़े, हाँ, तो आपको एक्सटेंशन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपका जो पॉस्चरल या ऑफिस में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं लॉन्ग सिटिंग की वजह से, वो अवॉइड हो जाएगा। रही बात नी की, तो जब भी आप लॉन्ग सिटिंग में बैठते हैं तो नी सपोर्टेड रहना चाहिए, हवा में नहीं रहना चाहिए। हाँ, उसको सपोर्ट रहना चाहिए। और जब भी आपको मौका मिले नाइट में 10 से 15 मिनट लिम्ब एलिवेशन करके सो जाएं, या आप टीवी देख रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट पैरों को ऊपर करके सो जाएं। तो उससे क्या होगा कि आपका सर्कुलेशन का फ्लो वापस बराबर हो जाएगा। जो भी पैरों में स्वेलिंग आई है लॉन्ग सिटिंग की वजह से, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके सॉल्यूशन यही है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि जैसे हमने देखा कि पहले गुजरात में माँ कार्ड शुरू हुआ और उसके बाद ये आयुष्मान कार्ड, तो उसमें घुटनों का ऑपरेशन था, तो बहुत सारे लोगों ने, जिनको ऐसा डॉक्टर्स बताते थे कभी कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी रिप्लेस करवा दिए। तो क्या ये बहुत ज़रूरी होता है रिप्लेस ही करवाना? देखिए, जब मैं बात करता हूँ सर्जरी की, सर्जरी का मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और एक्सरे से हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करना है। एडवांस आर्थराइटिस है, ये प्रूवन हो गया भी, स्टेज 4 आर्थराइटिस है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है। एक्सरे यदि मॉडरेट है या एडवांस आर्थराइटिस है, सर्जिकल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड ऑन पेपर, वो अलग चीज़ है, तो डॉक्टर तो सर्जरी लिखेगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। 70% फीमेल्स रहती हैं, फीमेल्स को क्या डिमांड क्या है, वो सबसे ज़रूरी है, वो अपने को जस्टिफाई करेगा। लास्ट 5 ईयर में मेरी डिमांड्स बिकॉज ऑफ नी पेन, मैंने अपने आप को हाउस बाउंड कर लिया है, घर के अंदर ही रहती हूँ, तो अपने को सर्जरी कराना चाहिए। या मेरे को जो एक्टिविटी मैं रोज़ करना चाहता हूँ वो कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ, वो अपने को खुद सेल्फ असेसमेंट, हमेशा मैं कहता हूँ आप एक सेल्फ असेसमेंट फॉर्म देता हूँ, उसमें हम 10 क्वेश्चंस देते हैं कि आपका सेल्फ असेसमेंट खुद कीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो रिक्वायरमेंट से सर्जिकल का डिसीजन आता है। तो खुद डिसाइड कीजिए कि ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं। एवरी पर्सन इज हैविंग देयर ओन डिमांड्स, आप नहीं डिसाइड कर सकते। हम तो लिख दिया सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन दूसरे में मैं हमेशा एक बोलता हूँ, पेशेंट को हमेशा एक एक्सपर्ट डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेने का। हाँ, उसकी रीज़न है कि ये देखिए, आप एजुकेटेड पर्सन हैं, आपको नॉलेज है, और आजकल तो गूगल ज्ञान सबको हो गया है तो गूगल ज्ञान है, लेकिन आप एक, जहाँ आपका डॉक्टर आपको रिलायबल लगता है, विश्वास लगता है, वहाँ पे एक सलाह सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले। उससे आपको कंफर्म हो गया कि भाई नी आर्थराइटिस तो है मेरे को, तो ये डाउट क्लियर हो गया कि कोई आपको मिसलीड कर रहा है, वो तो ख़त्म हुआ। उसके बाद में हमें डिसाइड करना है कि मेरे को कब सर्जरी करानी है। यदि ज़रूरत है तो मैं तो कहता हूँ कि ज़रूरत आने के बाद में बहुत डिले करने से, समटाइम्स क्या होता है कि एक नी की प्रॉब्लम है और पेशेंट यदि 3 साल पहले करा लिया होता तो दूसरा नी को बचाया जा सकता था। इन दो सिनारियो पेशेंट को इमीडिएट कराना चाहिए। यदि किसी को एक ही नी में प्रॉब्लम है और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उसको इमीडिएट सर्जरी का डिसीजन लेना चाहिए और दूसरा नी बचाया जा सकता है। कल ही मैंने एक पेशेंट ऑपरेट की थी, यहाँ भावनगर की थी। वो पेशेंट आज से 5 साल पहले मैंने एक नी किया था, तो वो 5 ईयर चल गया दूसरा नी।
दैट्स द एडवांटेज। आप यदि उसको वेट कराते, ओवर वेट लेडी है 110-15 किलो की है, तो आप देखोगे कि फिर भी उसका एक नहीं 5 इयर्स चल गया। ये एडवांटेज हुआ उसको इमीडिएट डिसीजन का, क्योंकि उसके फैमिली में खुद डॉक्टर है, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं इमीडिएट हमारे को डिसीजन ले लिया। तो दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका डिसीजन लेना कब सर्जरी करना है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, और सर्जरी क्या रोबोट करता है या डॉक्टर्स करते हैं? नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है। रोबोट मशीन है, आप समझिए, मशीन्स कभी भी आपको हेल्प करेगी प्रिसीजन कट्स में, लेकिन वो सर्जरी नहीं कर सकती। ह्यूमन ब्रेन को कोई भी चीज़ बीट नहीं कर सकती। हम गूगल मैप्स में जाते हैं और घर जाना है तो हमें मालूम है मैं शॉर्टकट से कैसे पहुंच सकता हूं, तो हम गूगल के मैप के अकॉर्डिंग नहीं चलते। वैसा ही सर्जरी का डिसीजन है। रोबोट आपका प्रिसीजन करता है सर्जरी में, नो डाउट, लेकिन रोबोट की खुद की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो मैं ओपनली डिस्कस नहीं कर सकता प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वो मशीन्स आपको कई बार मिसलीड भी कर देती है, और सर्जन को कॉम्प्लिकेशंस रेट भी रोबोट में, अभी तक जो रोबोट अवेलेबल है मार्केट में, वो रोबोट आपको सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस देता है। लेकिन जो सर्जन एक्सपीरियंस्ड है, जो सर्जरी हमारे को, जैसे फॉर एग्जांपल साइजिंग करता हूँ, या यहाँ दिखाएं अभी जैसे ये डैमेज पार्ट है, तो हम क्या करते हैं कि रीसर्फेसिंग से इसको सर्जरी कर देते हैं। तो रोबोट क्या करेगा कि इस साइजिंग के लिए मेरे को इसके डेटा फीड करने में ही 40 मिनट लग जाएंगे, और मेरा सर्जिकल टाइम ही 15 मिनट है। तो कहने का मतलब है कि आपको एक लंबे समय तक वुंड ओपन रहा, उससे इन्फेक्शन रेट बढ़ गई, फिर यहाँ पे 2 पिन यहाँ डालनी पड़ेगी, 2 पिन यहाँ डालनी पड़ेगी, तो लंबा इंसिजन रखना पड़ेगा, जो चीरा होता है वो लंबा लगाना पड़ेगा रोबोटिक में, और पिन डालेंगे तो उससे भी पिन ट्रैक इन्फेक्शन, पिन डालने की वजह से फ्रैक्चर भी होने का डर। तो सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस भी है, क्योंकि उसके रोबोटिक के इंडिकेशंस बहुत लिमिटेड है। इट्स नॉट कि हर किसी में आप रोबोटिक से सर्जरी करें, जरूरत के हिसाब से। ज़रूरत के हिसाब से। कोई भी केसेस, बहुत 100 में 2-5 केस में आपको लगता है कि रोबोट की ज़रूरत है, उसमें भी वो कट्स के अलावा सॉफ्ट टिश्यू की जो रिलीजेज है, नी रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है, इट्स नॉट ओनली बोनी कट्स। आपका बैलेंसिंग है वो सॉफ्ट टिश्यू से करना होता है, वो तो आपको सर्जन का एक्सपीरियंस वहीं काम आएगा। रोबोट क्या करेगा कि वो बोन कट्स ज़्यादा काट के बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो उसका फेल्योर ज़्यादा आ जाएगा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सारा बोनी डेटा पे काम करता है, बोन्स कट करके बैलेंस करने की कोशिश करा, जो कि एक्चुअल में नी रिप्लेसमेंट का काम नहीं है। मैकेनिकल अलाइनमेंट हमें देखना है, काइनेमेटिक नहीं देखना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो काइनेमेटिक अलाइनमेंट पे चलता है, और उसकी वजह से सिर्फ बोनी कट से आप सर्जरी नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो बगल में है ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हाँ, हैं। सारा सारा स्लीव भी रहती है, ढकनी भी रहती है, इसके साइड में सॉफ्ट टिश्यू रहता है। यूजुअली क्या रहता है कि ये स्लीव है, ये टाइट होती है, जिसे एमसीएल बोलते हैं। इस स्लीव को हम रिलीज करते हैं, तो आपका घुटना जो टेढ़ा होता है, तो यूजुअली ऐसा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ये लंबा हो गया एलसीएल और ये टाइट हो गया, तो हमें इसको रिलीज करके इसको बैलेंस करना है। तो वो रोबोट क्या बोनी कट से करने की कोशिश करेगा। हाँ, वो मतलब ऊपर से बोन काट देता है। हाँ, बोन काट देता है। हम लोग इसमें R2R टेक्निक से रीसर्फेसिंग से करते हैं। रीसर्फेसिंग में क्या करते हैं कि बोनी कट्स मिनिमल होता है, सॉफ्ट टिश्यू रिलीजेस से हम बैलेंसिंग कर देते हैं। दूसरे में क्या हुआ कि इतना लंबा टाइम यदि आप वुंड ओपन रखोगे, टिश्यू ट्रॉमा ज़्यादा होगी, तो वो भी एक अपने आप में पेन ज़्यादा होगा सर्जरी के बाद। अच्छा, और ये हिप रिप्लेसमेंट क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है यंग में, और वो पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड? उसका एक सबसे बड़ा कारण हुआ है कि कोविड के टाइम में हमें सबसे ज़रूरी था कि लाइफ बचाना। आदमी बचेगा, हमें मालूम था कि ये फिजिशियन ने जितना भी स्टेरॉइड दे रहे हैं, उसकी वजह से हिप बॉल श्रिंक हो जाती है, जिसे एवास्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं।
हिप बॉल में क्या होगा कि जैसे जैसे नॉर्मल बोन होती है ये श्रिंक हो गई, तो ये डैमेज हो जाता है क्योंकि इसकी वास्कुलरिटी दो ही वेसल से रहती है हेड में, ये फीमर का हेड है इसमें। तो ये श्रिंक होने के बाद में इसमें पेन शुरू हो जाता है, जिसे ए वास्कुलर नेक्रोसिस ड्यू टू स्टेरॉइड्स। पहले यंग पेशेंट्स ओनली बिकॉज ऑफ एल्कोहल अच्छा, एल्कोहल से भी ये श्रिंक हो श्रिंक जाता हो जाता है। है? श्रिंक એટલે સંકોચાઈ જાય યાર। श्रिंक हो जाता है, गोला का शेप चेंज हो जाएगा, राउंड है वो ओवल शेप में हो जाता है, और ये डिफॉर्म होके इस कंडीशन में आ जाता है ऐसा। तो इसकी कार्टिलेज लॉस हो गई, ये भी लॉस हो गया। हाँ, तो ये पूरा लॉस है, तो इसमें फिर हिप रिप्लेसमेंट ही आंसर है। तो कोविड के टाइम में मैंने ये पहला केस जो रिपोर्ट किया था वो मेरा पब्लिश भी हो रहा है। तो उस टाइम में एक दिल्ली की पेशेंट थी, उसका सडन हिप पेन शुरू हुआ। तो मैंने जस्ट पूछा, भाई आपको कोविड हुआ था? कि यस कोविड हुआ था, 4-6 महीने मैं कलकत्ता में थी, तो वहाँ स्टेरॉइड दिया था, एडमिट हुई थी। विदिन 6 मंथ्स उसको हिप श्रिंक हो गया, तो हमने अहमदाबाद बुला के उसको हिप रिप्लेसमेंट किया। हिप रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं कि जो बोन है वो एस्टेबुलम और ये फीमर, ये पूरा का पूरा नया डाल दिया जाता है, और ये इसे तो ये रिप्लेस कर देते हैं। तो लाइफ अच्छी है, 30 इयर्स तक कोई दिक्कत नहीं होती है अनसीमेंटेड हिप किया तो ये प्रॉब्लम्स कोविड। अनसीमेंटेड हिप मतलब? अनसीमेंटेड मतलब इसमें सीमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो टेक्निक है उसमें सीमेंटेड हिप और अनसीमेंटेड हिप, तो अनसीमेंटेड हिप करते हैं ताकि लंबा चले। अच्छा, और ये मतलब अगर कोई 30 साल की उम्र में करवाता है तो जनरली और 30 साल तक उसको कोई ज़्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं नहीं, होती। परेशानी भी होगी तो समझो कि आपका ये अंदर का पोर्शन पॉली या सिरेमिक हेड है, ये घिस गया, तो इसको चेंज किया जा सकता है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, तो आपको 30 साल के बाद में भी एक माइनर सर्जरी आती है, चाहे नी हो चाहे हिप हो, घिसेगा तो सही एज के साथ में, क्योंकि जो इम्प्लांट है उसकी तो एक लाइफ है। अच्छी कंपनी का डलते हैं तो आपका लॉन्ग टाइम चलता है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो पॉली है वो घिसता है, तो इसको निकाल के नई कैप लगा दी जाती है। अच्छा, ये मतलब साइंस ने पूरा ह्यूमन बॉडी बना दिया है क्या? तो ये जो रीसर्फेसिंग से अपन ने नी कैप लगाया, ये नी कैप आपका यदि कोई भी कारण से इसमें 4 कंपोनेंट रहते हैं, 25-30 साल के बाद में एक कंपोनेंट यदि घिस गया, चलेंगे तो घिसेगा ही ना, प्लास्टिक के बीच का पार्ट तो घिसेगा, लेकिन ये घिसा तो इसको कैप को वापस रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ऐसे नहीं सोचिए कि सर्जरी जल्दी एज में हो गई, मेरे को 50 साल में एज सर्जरी हो गई तो वापस, तो लोग क्या करते हैं वेट करते रहते हैं कि लेट करवाएंगे। हाँ लेट कराएं, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये केसेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल, खाना पीना वो बहुत कुछ असर कर रहा है, तो क्या पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं थी या समस्याओं के बारे में पता नहीं था? पहले के ज़माने में पहली चीज़ तो हेल्थ केयर अवेयरनेस बहुत बड़ी है। आज से 70 साल पहले की बात करूं तो हमारे इंडियंस की लाइफ भी कम थी, 50-40 साल में रिटायर हो जाता था, 45-50 में एक्सपायर हो जाते थे, क्योंकि इतनी ना तो हॉस्पिटल्स थी ना मेडिकल ट्रीटमेंट था। लास्ट 70 इयर्स में बहुत, और लास्ट 20 इयर्स में मैं बोलूं तो हेल्थ केयर ज़बरदस्त इम्प्रूव हुआ है। उस इम्प्रूवमेंट से हमारे को जो एज रिलेटेड बीमारियां हैं, चाहे बाईपास हो चाहे नी की प्रॉब्लम्स हो, ये बढ़ी है। लोग कहते हैं पहले तो कोई कराता नहीं, अब पहले आदमी जीता भी नहीं था ना, आप ये भी सोचिए ना, अभी 70 तक तो पेशेंट एकदम फिट लगता है, वॉक करता है, ऑफिस जाता है, सब करता है। तो जैसे जैसे लाइफ बढ़ेगी, आयुष्य बढ़ेगा तो आयुष्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ेगी, चाहे न्यूरोलॉजिकल हो, चाहे बैलेंसिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे हियरिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे बाईपास हो, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। तो एज रिलेटेड जो इलेक्टिव सर्जरी जिसे बोलते हैं, नी डैमेज इलेक्टिव सर्जरी है, तो ये तो अब उम्र बढ़ी है तो ये तो साथ में बढ़ेंगे ही। दूसरी
डॉक्टर्स में जैसे 20 साल पहले या 30 साल पहले इंडिया में बहुत ही लिमिटेड डॉक्टर्स थे। हमारे को ट्रेनिंग देने वाला नहीं था। मैं यूएस गया, यूके गया, तो यहाँ ट्रेनिंग देने वाले ऑर्थोपेडिशियन नहीं थे। इवन मेरा एक आर्टिकल वहाँ यूके में मैंने स्टडी किया था, तो उस पर यही था कि व्हाट विल हैपन आफ्टर 25 ईयर्स। यूके भी स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ पे इतने ऑर्थोपेडिशियन नहीं है। भाई आज नी की प्रॉब्लम आज आज आपका डायग्नोस होता है तो 6 महीने बाद आपका नंबर आएगा सर्जरी के लिए। एनएचएस में इतना वेटिंग टाइम चला है। यहाँ इंडिया में धीरे धीरे एजुकेशन लेवल बढ़ा, डॉक्टर्स के नंबर बढ़े और ऑर्थोपेडिशियन को ट्रेनिंग दी गई नी रिप्लेसमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी आई, तो जो सर्जरी हम 2-2 ढाई-ढाई घंटे में करते थे, अब मैं 15 मिनट में करने लग गए। तो रीसर्फेसिंग से सर्जरी करने लगा। तो ये कॉन्सेप्ट में जैसे फेलोज भी आते हैं मेरे पास में, ट्रेनिंग भी देते हैं, तो वो ट्रेनिंग से इस नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ेंगे, पेशेंट्स नो डाउट बढ़े ही हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ी है, आयुष्य बढ़ा है, ये सारे तो इसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी आया ना। रिजल्ट अच्छे हैं तो लोग कराने भी लगे हैं, पहले डरते थे कराने के लिए। सारी चीज़ें, इंश्योरेंस सेगमेंट भी बढ़ा है कोविड के बाद में, हर आदमी के पास में इंश्योरेंस है, तो वो इंश्योरेंस है तो सर्जरी करा सकता है, नहीं तो काफ़ी महंगी सर्जरी थी, एक ज़माना था, तो गवर्नमेंट ने भी इसके प्राइस कैपिंग लाए, तो उससे इम्प्लांट भी सस्ता हो गया। तो सारी चीज़ें पेशेंट्स के फेवर में हुई है लास्ट 20 ईयर्स में। आखिरी 2 सवाल शेष है मेरे। एक तो ये कि जैसे ऑर्गन डोनेशन होता है ना, तो हार्ट का डोनेशन होता है ऐसे, तो क्या वो टेक्नोलॉजी है हमारे पास कि कोई नी डोनेट कर पाए या फिर और कुछ? नहीं नहीं, नी डोनेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि नी में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप जो डैमेज पार्ट होता है, हम तो इसको छील के ही कैप लगा रहे हैं। अच्छा, तो तो उसको ज़रूरत ही नहीं है नी तो आपका सेम ही रह रहा है ना। आपका जो डैमेज पार्ट है, जो डैमेज पार्ट है उस पर ही मैं कैप लगा रहा हूँ, छील लगा दे। यही R2R टेक्निक है। R2R टेक्निक का यही एडवांटेज है कि इसमें हड्डियों को ज़्यादा काटा नहीं जाता है, ना कमर में ट्यूब लगाई जाती है, ना कैथेटर लगाया जाता है, ना ड्रेन पाइप लगाया जाता है। 15 मिनट में सर्जरी हो गई, 3 घंटे में चल सकते हो। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इनको डोनेशन या कुछ ऐसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो ऐसी कोई चीज़ हो, इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है। ओके, और आपने यूके यूएस सब जगह की हेल्थ केयर सिस्टम देखी है, क्वालिटी के हिसाब से आप कंपैरिजन में किसको बेहतर बताएंगे? देखिए, ये बेहतर की बात नहीं है कि हमने सर्विसेज के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत इम्प्रूव किया है लास्ट 10 ईयर्स से। और जो पेशेंट को ध्यान रखना होता है वो ये है कि जो सर्जन स्पेस सूट पहने, स्पेस सूट पहनना ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन नहीं हो सर्जरी के दरमियान। तो आप चेक कर सकते हो, डॉक्टर से भी पूछ सकते हो, क्या मेरा सर्जरी पहनोगे, आपके पास में स्पेस सूट पहनने के लिए सारे हेलमेट्स वगैरह है या नहीं है, और उस हॉस्पिटल में क्लास 100 थिएटर है या नहीं है। जॉइंट हमारे जैसे 100 थिएटर क्या होता है? मतलब जिसमें हेपा फिल्टर्स लगे रहते हैं, इन्फेक्शन रेट ऑलमोस्ट नियर टू ज़ीरो होती है। और जैसे एपिक में मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो यहाँ का स्पेसिफिक 2 थिएटर है, वो सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट थिएटर है, उसमें जॉइंट्स के अलावा दूसरी सर्जरी नहीं होती। दैट्स द एडवांटेज कि आपका इन्फेक्शन रेट काफ़ी डाउन हो जाता है। तो हम पेशेंट को अवेयरनेस ये ज़रूरी है कि अच्छा हॉस्पिटल हो, एक्सपीरियंस सर्जन हो, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। नहीं तो इन्फेक्शन हो गया तो गए काम से आप, वो एक अनदर प्रॉब्लम आपने इनवाइट कर ली। तो लो इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ छोटे हॉस्पिटल है जिसमें बैकअप नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आपका आईसीयू का बैकअप है कि नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि ये सर्जरी मेनली एल्डरली पर्सनस में होती है। तो एल्डरली पर्सनस में होगी तो उसमें बाकी जो ऑर्गन की भी प्रॉब्लम होगी, जैसे कार्डियक वीकनेस होगी, किडनी की वीकनेस होगी, या कुछ समय के लिए यदि आईसीयू की ज़रूरत है तो आईसीयू है कि नहीं है। तो बैकअप में आपके पास सारा सामान होना चाहिए। तो पेशेंट को अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस है, सर्जरी आप बड़े हॉस्पिटल में कराओ या छोटे में कराओ, आपको तो पैसा देना नहीं है। तो जहाँ पे ये सारी फैसिलिटी हो, तो यू कैन चेक ऑन गूगल ना कि इस हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, डॉक्टर क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट रेगुलर करता है। देखिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन होना अलग चीज़ है,
और जॉइंट रिप्लेसमेंट की ट्रेनिंग और रेगुलर जॉइंट रिप्लेसमेंट वो बहुत ही डिफरेंट इश्यू है। तो आपके स्पेशलाइज्ड वर्क है। इफ़ समबडी इज़ डूइंग ओनली जॉइंट्स, तो कुछ डॉक्टर है वो हैंड सर्जन है, कोई स्पाइन सर्जन है, कोई सर्जन है वो सिर्फ और सिर्फ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक का काम करता है। तो ऑर्थोपेडिक इज ए वास्ट सब्जेक्ट नाउअडेज। तो ऐसा नहीं है कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो सब कुछ कर पाएगा। ये सबसे ज़्यादा आपके पास में ये सारा नॉलेज आज के डेट में सब अवेलेबल रहता है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो ना। થેન્ક યુ સો મચ ડૉક્ટર જૈન ફોર જોઈનિંગ અસ. તો આપણે ઘૂંટણ વિશે અને કમર વિશે અને એના દર્દ વિશે વાત કરી, પણ એના કન્ક્લુઝનમાં હું ખાલી એટલું કહી રહી છું કે આપણી લાઈફસ્ટાઈલમાં થોડા સુધારાથી શરૂઆત કરીશું તો કદાચ આપણે આ સંવાદ ખાલી સાંભળવાનો જ થશે, આપણે એનો અનુભવ નહીં કરવો પડે. નમસ્કાર.